जिस तरीके से पहले उन्होंने किया था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराएं, इस दफा सिर्फ 14 मई का फैसला नहीं किया। उन्होंने बाकायदा एक शेड्यूल दिया, उन्होंने पाबंद किया इलेक्शन कमीशन को कि न सिर्फ हुकूमत को पाबंद किया कि आपने 10 तारीख तक पैसे जमा कराने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि 11 तारीख को आप रिपोर्ट देंगे हमें कि पैसे मिले या नहीं मिले। तो अगर ये इस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है सुप्रीम कोर्ट, जो कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, तो फिर जाहिर है उसके कोई नताइज भी होंगे ना। पाकिस्तान के अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़े, हजारों कारोबार बंद हो जाएं, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, जो कुछ भी हो जाए हमने करना है। तो ऐवान जो है वो उस ऐवान का तो ना आइन से ताल्लुक, ना कानून से ताल्लुक, ना पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक। तो वहां पे तो जो भी हो उसके अंदर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। किस तरह के हम रिजीम के अंदर रह रहे हैं कि आप बात नहीं करते, लोगों को उठा लेते हैं। ये अगर आइन तोड़ने में कामयाब हो गए तो आप देखिएगा कि उसके बाद अदालतों के साथ क्या किया जाएगा, वुकला के साथ क्या किया जाएगा और मीडिया के साथ क्या किया जाएगा। सियासी वर्कर्स के साथ तो हो ही रहा है। ये तो इस वक्त जो बैटल है वो इमरान खान से बहुत आगे जा चुकी है। किस तरह के हम रिजीम के अंदर रह रहे हैं कि आप बात नहीं करते, लोगों को उठा लेते हैं। ये अगर आइन तोड़ने में कामयाब हो गए तो आप देखिएगा कि उसके बाद अदालतों के साथ क्या किया जाएगा, वुकला के साथ क्या किया जाएगा और मीडिया के साथ क्या किया जाएगा। सियासी वर्कर्स के साथ तो हो ही रहा है। ये तो इस वक्त जो बैटल है वो इमरान खान से बहुत आगे जा चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। ख्वाहिश हाकिम वक्त है कि वो अपने आप को खादिम दिखाए, लेकिन अतवार उसके हाकिम वाले हैं। ख्वाहिश हाकिम वक्त है कि वो अपने आप को मजलूम दिखाए, लेकिन अतवार उसके जालिम वाले हैं। ख्वाहिश हाकिम वक्त है कि वो अपने आप को बिल्कुल मासूम दिखाए, लेकिन अतवार उसके ऐसे हैं कि उसके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती है। आज मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब 32 गाड़ियों से जायद कॉन्वॉय के अंदर फैसलाबाद पहुंचे और वहां पर उन्होंने आटा तकसीम करने के लिए लोगों की लाइनें लगवाई। एक खातून पुलिस एहलकार वहां पर अपनी हालत से गैर हो गई और उनको जगह नहीं मिल रही थी कि किसी तरह से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता। हालात इतने दिगरगू हो गए हैं कि लोग आटे की लाइनों में खड़े होकर जाने दे रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश हाकिम वक्त यही है कि नजर वो खादिम आए, लेकिन करना उसने हाकिम वाला काम है। 32 गाड़ियों का कॉन्वॉय एक ऐसे मुल्क के अंदर जो डिफॉल्ट की हद तक पहुंच चुका हो, जहां मईशत ठीक से ना चल रही हो, जहां हालात बर्बादी की तरफ जा रहे हो, जहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नजर आ रहा हो लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हो, जहां पार्लियामान हो, पार्लियामान के अंदर जो कुछ होता है उसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा हो, लेकिन फिर भी करना उन्होंने वही है जो कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां पिछले एक साल के अंदर जो हमने विटनेस की हैं, आज उसका एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिला है। बोल्ड टेलीविजन के मार्केटिंग हेड आकाश राम को उनके घर से अगवा किया गया। बोल न्यूज़ एक अरसे से ये पामालियां बर्दाश्त कर रहा है। तमाम इसके एंकर्स हर तरह से स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे को चेयरमैन शुएब शेख साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जमाबंदी हुई, इसके अलावा दीगर मामलात हुए, लेकिन ख्वाहिश हुक्मरान वक्त ये है कि वो खादिम नजर आए, उसको किसी तौर भी हाकिम का जो रवैया रवा रखा हुआ है उससे बाहर निकलना होगा। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का हमारा हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। आज के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, साबिक वफाकी वज़ीर, आपका अपना एक सियासी कद है, जनाब असद उमर साहब। मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब असद उमर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। असद साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट, कहते हैं कि इमरान खान साहब का यही रवैया रहा तो इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। इन्होंने 30 अप्रैल के हवाले से भी यही बात की थी, 14 मई के हवाले से भी यही बात की, और अब अपनी दी हुई डेट जो कि इलेक्शन कमीशन दे चुका है, नोटिफाई कर चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डी नोटिफाई कर दिया बाद में, वो 8 अक्टूबर पे भी नहीं टिक रहा है। सर, वो तो कभी भी इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक इमरान खान की मकबूलियत नहीं ख़त्म होगी। तो उनकी ख्वाहिश तो बड़ी वाज़ेह है, उसमें कोई ख़बर नहीं है। ये तो सारा पाकिस्तान जानता है
कि वो इलेक्शन से इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से भाग रहे हैं क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत का वो मुकाबला नहीं कर सकते, और जब तक इमरान खान की मकबूलियत काबू में नहीं आती वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहेंगे। तो ये तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई ख़बर नहीं है। असद साहब, आपको तो ये खबर नहीं लगती, लेकिन ये एक मैसेज ज़रूर होता है, क्योंकि जो वो मैसेज डिलीवर करते हैं उसके बाद फिर उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं। आपने माजी में ये कार्रवाइयाँ होते हुए देखी भी हैं, और आज जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चले गए, नाअहल करार दे दिए गए, इससे पहले रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो वो ख्वाहिश तो जाहिर करते हैं, साथ साथ फिर वो उस हिसाब से एक्शन भी कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, वो उन्होंने इलेक्शन ना करवाने के सिर्फ बयानात नहीं दे रहे, उन्होंने अमली तौर पर हर कदम लिया है जिससे इलेक्शन रोका जा सके। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो आज बात की, उनको तो सिर्फ बयान देने के ऊपर तौहीन अदालत के ऊपर सज़ा हो गई और उनको हटा दिया गया अपने ओहदे से और उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के ओहदे की ऑर्डर की बाकायदा एलानिया उससे बगावत कर रहे हैं। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। दो चीज़ें हैं, एक तो इसके ऊपर वाज़े कर दीजिएगा कि जो फैसला आज आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक हुआ, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब से मुताल्लिक, आप उसको वेलकम करते हैं। दूसरी बात आपने की शहबाज शरीफ साहब की, आपको लगता है कि उन पर भी कंटेम्प्ट लग सकती है या फिर आर्टिकल 6 के तहत हो सकती है कार्रवाई? जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के फ़ैसले का ताल्लुक है जी, जो जितना मुझे समझ में आया उन्होंने तकरीरें की थी और उसमें कुछ बातें की थी जो अदलिया के वक़ार के मुताबिक नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने उसकी माजरत भी कर ली थी कोर्ट के अंदर जाके। कल वो अपील फ़ाइल करेंगे। पाकिस्तान में हुआ नहीं है कभी आज तक ऐसा, हो जाता है कभी कभी तकरीरों में तजावुज़ भी हो जाता है, और उसके बाद अगर माफ़ी मांग ली जाए तो कोर्ट उसके बाद दरगुजर भी कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वह बहुत बड़ा ओहदा है, उसमें सिर्फ तकरीर में अल्फाज अच्छे नहीं थे। अगर यही हम मेयार पाकिस्तान में रखें तो मेरे ख्याल में तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ज़्यादातर लोगों को तो बचना नहीं चाहिए। वो जिस किस्म की वो बातें करते रहे हैं अदालत के बारे में, उनको क्या क्या नहीं किया, क्या कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, करप्ट कहा गया, साजिशी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन ये तो सब बातें हैं ना, तो उन बातों को तो चले दरगुजर कर दिया। बड़ापन है चीफ जस्टिस का और दूसरे जो हमारे जजेस हैं, सीनियर जज साहिबान हैं, उनका एक बड़ापन है कि उनके बारे में इतनी घटिया बातें की जा रही हैं, लेकिन वो उसको दरगुजर कर रहे हैं। लेकिन अगर आइन तोड़ने पर आ जाए हुकूमत पाकिस्तान, अगर आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उससे एलानिया बगावत कर दे, तो उसको तो दरगुजर नहीं किया जा सकता। और अब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या क्या फैसले करती है। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें एक उज़र खाना जवाज़ पेश किया गया है, और जवाज़ है फंड्स ना मिलने का। सिक्योरिटी मामला भी मद्देनज़र रखा गया। ये तो एक्सपेक्टेड था ना सर, असद साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सिर्फ फैसला नहीं सुनाया था कि जिस तरीके से पहले उन्होंने किया था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराएं, इस दफ़ा सिर्फ 14 मई का फैसला नहीं किया। उन्होंने बाकायदा एक शेड्यूल दिया, उन्होंने पाबंद किया इलेक्शन कमीशन को कि ना सिर्फ हुकूमत को पाबंद किया कि आपने 10 तारीख तक पैसे जमा कराने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि 11 तारीख को आप रिपोर्ट देंगे हमें कि पैसे मिले या नहीं मिले। तो अगर ये इस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है सुप्रीम कोर्ट, जो कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, तो फिर जाहिर है उसके कोई नताइज भी होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट मिल गई वो बोले अच्छा यार नहीं दे रहे, अब क्या कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन आइन से इनहराफ करने को दरगुजर नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल वाज़ेह है। असद उमर साहब, आप वफाक के वज़ीर ख़जाना रहे, मुल्क की जो हालत थी 2018 के बाद वो आपके सामने रही, उससे पहले भी आप विटनेस करते रहे हैं। क्या इस वक्त पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि उसके पास एक सूबे के अंदर इंतखाबात कराने के लिए 21 अरब रुपए का फंड नहीं है? इस कंडीशन तक पहुंच गया पाकिस्तान। अच्छा, 21 अरब रुपए जो है वो सिर्फ एक सूबे के नहीं, वो तो दोनों सूबों के इलेक्शन है। पंजाब सिर्फ जो है वो तो शायद 11-12 अरब रुपए के अंदर पंजाब का इलेक्शन का अखराजात हो जाते हैं। लेकिन अभी होने तो एक में है, वो है तो दो का वैसे। जी जी
जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो तो 21 अरब रुपए जो उन्होंने मांगे थे वो दोनों सूबों के लिए मांगे थे, तो पंजाब का जो सिर्फ इलेक्शन होना है तो उसमें तो 21 अरब भी नहीं चाहिए, उससे भी कम चाहिए। लेकिन 21 अरब रुपए भी क्या होते हैं वो मैं बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो वजाहत की थी। वफाक पाकिस्तान का सालाना जो इस साल का बजट है वो 9,500 अरब है जी। और जिस तरीके से अखराजात हो रहे हैं तो उसमें वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ये 10,000 अरब से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएंगे हमारे अखराजात जो हैं। 10,000 अरब रुपए जो वफाक खर्च कर रहा है उसके पास 20 अरब रुपए नहीं है, ये एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। और सिवाय इसके कि ये एक बहाना ढूंढा जा रहा है, मसला जो है वो पैसे की कमी का नहीं है, मसला है वोट की कमी का। वोट उनके गायब हो गए, वो वाकई में गायब हो गए, उसमें वाकई कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनको वोट नहीं मिल रहे तो वो कह रहे हैं जब तक हमें वोट नहीं मिलेंगे उस वक्त तक हम नोट भी नहीं देंगे, उस वक्त तक जो है वो इलेक्शन के पैसे भी नहीं हम देंगे। तो सारे वाकयात तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नज़र आते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हमने पार्लियामान के अंदर देखा वो मनाजिर आपके लिए कितने अफसोसनाक थे, जो कुछ पार्लियामान के अंदर होता रहा कल? देखिए ये तो पार्लियामान जो है वो कुछ अरसे से अब तकरीबन 1 साल हो गया जी। वो आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर तो ना वहाँ पर बात हो रही है ना वहाँ पर फैसले हो रहे हैं। यहाँ पर तो फैसले हो रहे हैं कि किस तरीके से अपनी ज़ाती करप्शन को बचाना है, किस तरीके से हमने आइन को तोड़कर अपने इक़्तिदार को तूल देना है, किस तरीके से इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से हमने आइन को बाला तक रख कर किस तरीके से हमने रास्ता निकालना है कि हम ही इक़्तिदार के ऊपर बैठे रहें, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान के अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़े, हज़ारों कारोबार बंद हो जाएं, लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएं, जो कुछ भी हो जाए हमने करना है। तो ऐवान जो है वो उस ऐवान का तो ना आइन से ताल्लुक़, ना कानून से ताल्लुक़, ना पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक़, तो वहाँ पे तो जो भी हो उसके अंदर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब मौजूद थे ऐवान के अंदर, उसके बाद उनका वज़ाहती बयान भी आ गया कि किस तरह उनको बुलाया गया वहाँ पर और उन्होंने खिताब का फ़ैसला किस तरह से किया, वो सब अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन ऑप्टिक्स के हिसाब से आप उनकी प्रेजेंस को उस कन्वेंशन के अंदर किस तरह देखते हैं असद उमर साहब? देखिए मेरे ख्याल में उनकी ज़ात के लिए भी ये ठीक नहीं हुआ जो हुआ। जो वहाँ पर होना था ऑप्टिक्स, वहाँ पे क्या होना था, वहाँ पे तो इन्हीं लोगों ने दाएं बाएं बैठना था ना, तो किसी और ने तो नहीं बैठना था वहाँ पर। और वहाँ पर जाना और स्पीकर साहब ने उनको बोल दिया कि नहीं जी हम सिर्फ आइन की बात करेंगे, सारे सियासतदान बैठे हुए हों, इतनी शदीद सियासी कशीदगी हो, आइन तोड़ने तक बात पहुंची भी हो, वही पार्लियामान जिसने 2 दिन पहले एलानिया ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं करते, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर और क्या होगा। तो अगर ना जाते तो यकीनन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की वक़ार के लिए भी बेहतर होता और उनके अपने लिए भी बेहतर होता। वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के और उनकी एक इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए माशरे के अंदर, और कल जो उन्होंने फ़ैसला किया उससे उनके इज़्ज़त और एहतराम के अंदर इजाफा नहीं बल्कि कमी हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार के सदर ने यह रेफरेंस दायर किया है और उनकी वहाँ पर प्रेजेंस को बाकायदा जवाब बनाकर यह रेफरेंस दायर किया गया है। इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहेंगे, फिर मैं आगे पॉलिटिकल सवाल करूँगा आपसे। देखिए वो तो कानूनी तौर पे उसके अंदर कोई गलती थी या नहीं थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वही बता सकते हैं। मैं तो कानून का माहिर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आम शहरी की नज़र से, एक सियासत का तालिब इल्म होने की नज़र से मैं ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला किया न वो फ़ैसला पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार के लिए अच्छा फ़ैसला था, ना उनकी अपनी ज़ात के लिए एक अच्छा फ़ैसला था। असद उमर साहब, हुकूमत से कोई बैकडोर राब्ता है या ओपन एंडेड कोई राब्ता मुज़ाकरात इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर? नहीं जी, कोई बैकडोर तो मुज़ाकरात वैसे नहीं होने चाहिए। जो कुछ भी होना चाहिए, जो अगर मुज़ाकरात कभी हुए तो वो मुज़ाकरात जो हैं वो सबके सामने होने चाहिए। हम सब जो हैं वो अवाम को जवाबदेह हैं और कोई ऐसी बंद कमरे के अंदर बातें नहीं होनी चाहिए, डील्स नहीं होनी चाहिए जिसका पाकिस्तान के अवाम को ना पता हो। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, हम ये पोजीशन बार बार दोहरा चुके हैं
पाकिस्तान के लिए इस शदीद तरीन बहरान से निकलने का ज़रिया जो है वो एक नए इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के लिए हम हुकूमत के साथ बिल्कुल बातचीत करने को तैयार हैं। किस तारीख को करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, उसके तमाम लवाजमात क्या होंगी, और अगर उसके साथ हुकूमत कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हैं तो वो भी हम डिस्कस करने के तैयार हैं। हम कई दफ़ा इस बात को दोहरा चुके हैं। आप बार बार ये बात कही जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, लेकिन ता वक्त उनके साथ पिछले 3-4 महीने में कोई राब्ता नहीं हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। कोई ऐसी मुज़ाकरात नहीं है। राइट। और अगर आप मुज़ाकरात करना चाहेंगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, कौन होना चाहिए हुकूमत के वफ्द के अंदर, ये तो कम से कम आप डिस्कस कर सकते हैं। सर ये तो लेकिन ये तो तफसील है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि किस नौइयत के मुज़ाकरात। अभी तो फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से सिवाय स्टेटमेंट्स के बयानात आ जाते हैं, और वो बयानात की तरदीद भी हो जाती है। जब ये पहले बुनियादी मकसद तो शुरू में ये था, ये दिखाने के लिए कि देखो तहरीक इंसाफ जो है वो किसी की बात ही नहीं सुनती, ये तो ज़िद्दी लोग हैं, ये देखें इतने मुल्क मुश्किल में हालात में है, लेकिन उसके बावजूद ये बात करने को नहीं तैयार हैं। उसके बाद शायद ये सरप्राइज़ हो गए, इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है हम इलेक्शन के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। उसके बाद अहमकाना बातें वहाँ से आनी शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने कह दिया कि पहले माफ़ी मांगेंगे इमरान खान, फिर बातचीत होगी। तो गैर संजीदा अभी तक बातें हुई हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, हुकूमत अगर सीरियस है तो हुकूमत कहेगी ये हमारा वफ्त है, ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, ये तारीख है, और इमरान खान साहब आप बताइए तहरीक इंसाफ से कौन आएगा बात करने के लिए। आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर मुश्तरका इजलास के अंदर खिताब में ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहिए, लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब को आना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब के पास। तो ये क्लियर कट मैसेज था कि पहल आप लोग करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। इस पे क्या कहेंगे आप? सर ये कभी भी ना पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को उठा के देखें, और ना जो जमहूरियत की मंतक है उसके मुताबिक ये बात दुरुस्त बनती है। पहला वाला हिस्सा तो उनका हमें वेलकम ही करना चाहिए, ठीक कहा उन्होंने कि मुज़ाकरात के ज़रिए को हल निकालना चाहिए इसका, लेकिन हमेशा इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत लेती है। इस वक्त ऐवान में वो बैठे हुए हैं, हुकूमत के ओहदों पर वो बैठे हुए हैं, आखिर में लीगल फैसले, कानूनी फैसले तो उन्होंने करने हैं ना, सिवाय पंजाब और KP के इलेक्शन के जहाँ पर फैसला हो चुका है, वो तो अब अदालत के हाथ में उसका कंट्रोल, लेकिन बाकी जो इलेक्शंस हैं वो तो इन्होंने फैसले करने। तो इसलिए ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं या तहरीक इंसाफ चल के पहुंच जाए वहाँ पे कि जी हमने बात करनी है, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हाँ जी कोई है अंदर जो बात करने को तैयार हो। ऐसा नहीं होगा। पहल जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत ही करेगी, वो कहेंगे कि बातचीत करने को तैयार हैं, और जैसे मैंने कहा सिर्फ ये कहना कि बातचीत करने को तैयार हैं, तो बातचीत करने का तरीक़ेकार जो जैसे मैंने कहा, किस तारीख को बातचीत करनी है, कौन उनकी तरफ से बातचीत करेगा, क्या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी है, ये है संजीदा ऑफ़र। और उसके बाद आप हक बजाने में सब लोग ये पूछने के लिए अच्छा जी आप बताएं तहरीक इंसाफ आपका जवाब क्या है। असद उमर साहब, वो संजीदा ऑफ़र क्या हो सकती है उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। ये भी बता दें यहाँ पर लगे हाथों कि हुकूमत से तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ पर अक्सर बात हुआ करती थी, क्या वहाँ पर भी बात नहीं हो रही? हम टॉकिंग अबाउट मुक्तदरिया, वहाँ पर भी बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही, कोई राब्ता नहीं है? नहीं, फौज के साथ कोई सियासी बातचीत नहीं हो रही, आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही। अब बात कर लेते हैं ज़रा मिसट्रस्ट की ना। देखें, अगर हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है तो उनका ख्याल ये है कि खान साहब और उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करने को तैयार नहीं है। हमें कहते ज़रूर हैं लेकिन बाद में इनके एक्शन कुछ और होते हैं। आप लोगों की तरफ से भी यही कहा जाता है कि हुकूमत बात करने की बात तो करती है लेकिन अगले दिन हमारी गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी शख्सियत होगी जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल को कि ये वाला शख्स होगा अगर PDM की इत्तेहादी हुकूमत से, तो उसके साथ हम बात करने को तैयार हो जाएंगे? अच्छा, हम तो जो है पहले भी जैसे मैंने कहा जी कि ये कह चुके हैं, तो अभी तक तो हमारा किसी ने टेस्ट नहीं किया कि हम उसके बाद उससे पीछे हटते हैं या नहीं हटते। लेकिन ये बात जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब हियरिंग चल रही थी तो उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि सियासी पार्टियाँ आपस में बैठ के
और वो तय कर ले। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर नहीं होने, बल्कि एक आज़ादाना माहौल के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो रहा है, और जो बाहर नज़र आ रहा है वो एक आज़ादाना माहौल नहीं नज़र आ रहा है इलेक्शन का। और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, अगर हज़ारों तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ हो रही हो, छापे पड़ रहे हों, तो ये तो कोई आज़ादाना इलेक्शन का माहौल नहीं है। और उन्होंने 2 या 3 दफ़ा इस बात को दोहराया, और उन्होंने कहा मुझे रिटन कमिटमेंट चाहिए। सिर्फ एक पार्टी थी जिन्होंने उनकी बात को लबैक कहा, और रिटन कमिटमेंट भी बना ली गई। हमने वो ड्राफ्ट करके इमरान खान साहब की मंजूरी से अली ज़फ़र साहब को दे दी, और अली ज़फ़र साहब के पास वो मौजूद थी। उन्होंने कोर्ट में ये खड़े होकर भी कहा कि जी हम कमिटमेंट्स देने को तैयार हैं, और हमारे पास हैं भी मौजूद, अगर दूसरी साइड देने को तैयार है तो हम भी तैयार हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी दफ़ा भी ये जवाब इसका मज़बत में नहीं मिला, बल्कि जवाब मिलता ही नहीं था। वो तो बात सुन के इग्नोर कर देते थे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया चीफ जस्टिस की बात का। वो फोरम हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट का फोरम। असद भाई, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक पे से आएंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को बड़ा अहम इंटरव्यू दिया। उन्होंने उसमें एक बात ऐसी कर दी है जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि असद उमर साहब कमेंट करें। उन्होंने कहा कि टीटीपी रहनुमाओं को पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी के लिए उस वक्त की सरकार की और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। यानी डायरेक्ट उन्होंने इमरान खान साहब को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। तो इसका ज़्यादा बेहतर जवाब असद उमर साहब से कोई नहीं दे सकता है। उनसे जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बात कर रहा था मुल्क के नामवर सियासतदान और इस वक्त के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को, और कहा कि टीटीपी रहनुमाओं को पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी के लिए उस वक्त की सरकार की हिमायत हासिल थी। तो सरकार में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बराह रास्त इमरान खान साहब के तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुकात को उन्होंने उधर इशारा करके बताया कि वो उनके साथ हमदर्दी रखते थे। तो इसका बेहतर जवाब असद उमर साहब से कोई नहीं दे सकता। असद साहब, आप सरकार का हिस्सा थे, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, ये तो उनका पुराना काम है ना कि वो पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए अलग बात करते हैं, बाहर के ऑडियंस के लिए अलग बात करते हैं। पाकिस्तान में यही ख्वाजा आसिफ वगैरह जो है इमरान खान को यहूदी लॉबी कहते रहे। बाहर बैठ के जब इंटरव्यू दिया बड़ा फेमस, वो भी वायरल हुआ था इंटरव्यू। तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, असल में हम लोग जो हैं, यानी ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून वाले, हम लिबरल लोग हैं, और ये इमरान खान के साथ मसला ये है कि ये मज़हब की बहुत ज़्यादा बात करता है, तो ये मज़हब परस्त इंसान है। तो इनके बयान जो हैं वो ऑडियंस देख के होते हैं, वहाँ पर उनके बयान कुछ और होते हैं। इनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये इनको ये नहीं पता कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ये जो बात करते हैं ना, उसके कोई 30 सेकंड के बाद इनके पुराने बयान जो है वो सामने रख दिए जाते हैं। ये जुलाई 2022 में PDM की हुकूमत के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं इस पीस प्रोसेस से, और ये जो वापस बसाया जा रहा है TTP वालों को पाकिस्तान के अंदर, उससे तो ये खुद पब्लिकली एक्नॉलेज कर चुके हैं। देखिए, इसके ऊपर एक से ज़्यादा राय है। इस पे एक से ज़्यादा राय इस बात के ऊपर है कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है वो इंतहाई नाकिस तरीक़ेकार था। उसकी वजह जो भी हो, इनकी अटेंशन डिवाइडेड है इस वक्त, तो मईशत भी तबाह बर्बाद हो गई। इनका सुबह से लेकर रात तक जब आप इमरान खान ही सोचते रहेंगे तो जितने भी बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क के लिए, उसके लिए तो टाइम आपके पास नहीं बचता। तो जिस तरीके से मईशत तबाह बर्बाद होती गई, इसी तरीके से दहशतगर्दी भी बढ़ती गई है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने की उसकी, वो इतनी नाकस तरीके से थी कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक अब सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है। बट ये दुरुस्त है कि हमारी हुकूमत के वक्त में इसके ऊपर बातचीत हुई थी, और फैसला उस वक्त यही हुआ था कि कोई तरीक़ेकार निकालना चाहिए जिससे लोगों को सेटल कराया जा सके, वो अपने हथियार रखें। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता कि वो लोग जो बराह रास्त इससे अफेक्टेड हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने। जब दोनों साइड जो हैं वो मिलकर साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होंगे, तभी ये पायदार हो सकता है, इसका अमन का रास्ता हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की गई वो इतने भोंडे तरीके से की गई कि अब आपके हाथ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया।
असद उमर साहब, जिस तरह आपने कहा कि पीस प्रोसेस के हवाले से आपकी हुकूमत के वक्त दो तरह की राय पाई जाती थी और हुकूमत का यकीनी तौर पर यह इंटेंशन थी कि लोगों को सेटल कराया जा सके। एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इल्ज़ाम है इस वक्त की हुकूमत के वज़ीर दिफा का, जो बराह रास्त मुलायन कर रहा है उस वक्त की सरकार को, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे। तो क्या इस वक्त स्टेक होल्डर, यानी इज देयर ए पैराडाइम शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी, या फिर आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखाने के लिए कि इनका स्टांस क्या है, डिफरेंट करने के लिए किया है, अदरवाइज यहां पर ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, इसके ऊपर तो जाहिर है पोजीशन जो है इस्टेब्लिशमेंट की क्या है या फौज की क्या पोजीशन है। उस वक्त जो ये फैसला हो रहा था, जो प्रेजेंटेशंस हमें की गई थी वो प्रेजेंटेशंस जो हैं वो डीजीआई की और आर्मी चीफ प्रेजेंटेशन कर रहे थे। सो वो इमरान खान की कोई अलग से पॉलिसी नहीं थी, वो कंबाइंड जो है वो जो स्टेट पॉलिसी थी, और उस स्टेट पॉलिसी के ऊपर जो है वो सब ने आखिरकार उसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ। जैसे मैंने कहा कि डिवाइडेड ओपिनियन था, पॉलिटिकल साइड के ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन था, मिलिट्री साइड पे नहीं था, पॉलिटिकल साइड के ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन था, लेकिन एक फैसला हो गया और उस फैसले के ऊपर पूरी तरीके से जो फौज थी वो ऑन बोर्ड थी, जो आईएसआई ऑन बोर्ड थी। प्रेजेंटेशंस उनकी तरफ से की गई और वो सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं की गई। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामान की, जिसके अंदर सेनेटर्स भी मौजूद हैं, उसका इजलास हुआ। वहां पे आर्मी चीफ खुद आए, डीजीआई खुद आए, बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन की गई, वहां पे भी एक से ज्यादा राय का इजहार किया गया। तो फुल्ली ऑन बोर्ड थी फौज इस डिसीजन के अंदर। अब जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है, क्या उनकी थिंकिंग इससे मुख्तलिफ है, वो तो मुझे नहीं पता। वो फौजी लीडरशिप या आईएसपीआर इसकी जवाब दे सकता है। वेरी राइट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। दो निगरान हुकूमतें इस वक्त काम कर रही हैं, एक पंजाब के अंदर और एक केपीके के अंदर। केपीके की जो निगरान काबीना है वो आज कहती है कि एक ही रोज़ में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए। क्या उनकी ये कैपेसिटी है कि वो ये मुतालबा कर सकें? वो कौन सा काम कर रही है निगरान हुकूमतें, जो आइन के अंदर उनका रोल है, वो तो हर अपने रोल से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो उनकी जो एक बहुत लंबी लिस्ट फहरिस्त बनती चली जा रही है गैर आइनी कामों की, उसमें एक और चीज का इजाफा हो गया है। भाई आपका इससे क्या काम, ना लेना ना देना, आप बीच में कूद पड़े कि एक दिन होनी चाहिए कि 2 दिन होनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन फैसला करेगा कि ये 1 दिन होने चाहिए, 2 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान के आइन वाजे है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। कोर्ट्स जो हैं, अदालतें जो हैं वो फैसला दे चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब तो सिर्फ वो अपनी फहरिस्त लंबी कर रहे हैं उन लोगों की जो आइन से इनराफ करने के लिए हुकूमत को बरगला रहे हैं। 21 तारीख की रात 12 बजे मोहसिन नकवी साहब का जो टेन्योर होगा एज ए सीएम और उनकी कैबिनेट का, वो ख़त्म हो जाएगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। 22 तारीख से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होगी और क्या आप उनकी मौजूदगी को एक्सेप्ट करेंगे? असद उमर साहब, देखिए इसके अंदर जो है वाकई में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, आईनी सवाल ज़रूर पैदा होता है। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और एग्जिजेंसीज को देते हुए 14 मई तक ले गए डेट, तो 14 मई तक तो अगर इलेक्शन हो रहा है 14 मई को, तो ये एक्सटेंशन जो है इसकी वैलिडेट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अगर 14 मई को इलेक्शन ही नहीं हो रहे और हुकूमत की ये पोजीशन है, तो आइन में तो कोई तस्वर ही नहीं है कि एक निगरान हुकूमत जो है वो 90 दिन से ज्यादा काम करेगी। 91 दिन कैसे काम कर सकती है? अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो 90 दिन के अंदर हुकूमत खत्म होनी है। और ये भी फिर अदालतों को फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो हुकूमत खत्म हो रही है और आगे इलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या इलाज है इसका? तो क्या इसका इलाज यही है कि दोबारा असम्बलियां बहाल कर दी जाएं? क्या, मुझे नहीं पता इसका क्या आईनी जवाब क्या है इसका, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी तौर पर अगर इलेक्शन नहीं हो रहा तो 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमत नहीं चल सकती। असद उमर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो अपनी जगह, उसके ऊपर यकीनी तौर पर जो हमारी अदलिया फैसला करेगी या हमारे आपके जो लॉयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बट अगेन, पार्टी पॉलिसी क्या रहेगी 21 तारीख के बाद? उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? मैं तो आपको जवाब दे चुका हूं ना कि अगर इलेक्शन की तरफ हम चल रहे हैं तो 14 मई तक हमारे ख्याल के अंदर वैलिडेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटिन्यू करने का, तो 14 मई तक तो वो बनता है। लेकिन अगर वो शेड्यूल फॉलो हो रहा है तब, अगर वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, अगर जिस तरीके से अभी सूरत हाल नजर आ रही है कि एक बगावत हो रही है, या तो सुप्रीम कोर्ट एक्शंस लेंगी, और क्या एक्शन ले सकते हैं,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वजीर आजम पाकिस्तान को घर भेजा जा सकता है, सारी काबीना को भेजा जा सकता है। वो एक्शन तो खैर वो फैसला करेंगे, लेकिन अगर वो फैसले नहीं हो रहे हैं और ये प्रोसेस नहीं आगे बढ़ रहा है, ये आइन के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, तो 21 तारीख को 100% हम चैलेंज करेंगे निगरान हुकूमत की आइनी पोजीशन को। राइट, कोई शक ही नहीं। असद साहब, ख्वाहिश हुक्मरान वक्त है कि वो अपने आप को खादमे आजम दिखाएं, लेकिन वो जब ट्रैवल करते हैं तो एक शाही लाओ लश्कर के साथ चलते हैं। आज फैसलाबाद में पहुंचे, उनके साथ 32 गाड़ियों का काफिला था, एक हेलीपैड पे उतरना था, वहां नहीं, दूसरी जगह उनका हेलीकॉप्टर उतरा। उसके बाद जो भगदड़ मची है लोगों में आटा तकसीम करने के हवाले से, और फिर एक साल के आज जो उनके ट्वीट्स थे कि मैं 1 साल हमने मुकम्मल कर लिया, उस 1 साल में उनके सरकारी दौरों के ऊपर कम वेश 1 अरब रुपए का खर्चा हुआ है उस मुल्क के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि ये टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है हमारे माहिरीन मुआशियात। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली तो इनका 1 साल मुकम्मल हो गया है। जमील, आप लोगों को ज़रा क्लिप्स इनकी ज़रूर सुनवानी चाहिए जहाँ पे ये तकरीर करके देते 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत को हम जो है पैरों पर खड़ा कर देंगे और पता नहीं क्या पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। वो आप 1 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की मईशत की तारीखी तबाही और बर्बादी करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो मुल्क इतना ख़राब हो चुका था, इमरान खान के वक्त में ये मुमकिन ही नहीं था। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी मुश्किल की है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आधी वजह जो है वो इमरान खान की मकबूलियत है, आधी वजह लोगों की इनसे नफरत है कि उनके साथ ज़िंदगियों में इन्होंने किया क्या है। आपने लोगों को सिर्फ गरीब नहीं, इस वक्त सफ़ेद पोश जो है उसको ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। घंटों खड़ा हो रहा है लाइन के अंदर, वो अपनी बेतौकीरी बर्दाश्त कर रहा है एक आटे की बोरी के लिए, जहाँ पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया पाकिस्तान की अवाम को। तो उसके बाद ये इलेक्शन से नहीं भागेंगे तो और कहाँ भागेंगे। और इनके पास तो हैं भी अरबों रुपए नहीं अरबों डॉलर बाहर चले पड़े हुए हैं। भाई खुदा का वास्ता जान छोड़ो पाकिस्तान के अवाम की, जाएं लंदन में जाके अयाशी करें, लंदन रहना है, दुबई रहना है, जहाँ कहीं भी रहना है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और जितनी देर, ये भी मैं आपको बताता रहूं, जितनी देर ये और घसीटते चले जाएंगे उतनी ज्यादा गहराई के अंदर दफन होती जाएगी सियासत। अगर इन्होंने पहले 3 महीने के बाद छोड़ लिया होता ना तो शायद अभी तक उनकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती। जितना ये घसीटते चले जा रहे हैं उतनी इनकी सियासी तबाही बढ़ती चली जा रही है। असद उमर साहब, सिर्फ सियासत के साथ साथ इन्होंने अखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया है। मैं आपको, शायद आपके नॉलेज में ये होगी खबर कि वैसे तो बोल ज़ेर अताब है और आज से नहीं है, गुज़िश्ता 1 साल से एब्डक्शन हुई, मुझे अगवा किया गया, हमारे चैनल से वाबस्ता इमरान रियाज खान साहब को उस वक्त अगवा किया गया, उनके ऊपर पर्चे काटे गए, समी इब्राहिम साहब के ऊपर मुतादिद थानों में पर्चे हुए। फिर पाकिस्तान में एक लंबी क्रोनोलॉजी है जर्नलिस्ट की, डिजिटल मीडिया पर्सनस की। आज की सबसे बड़ी जो स्टोरी है, सुबह 6 बजे बोल टेलीविजन के, बोल मीडिया नेटवर्क के मार्केटिंग हेड आकाश राम को उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। सिर्फ अगवा नहीं किया गया, वो जो गाड़ियां उठा के ले गई हैं उनकी नंबर प्लेट्स तक वाजे हैं। पुलिस आती है, कहती है हमें पता ही नहीं है कहां गई। नंबर प्लेट्स तक लोगों के चेहरे जो उठा के ले जा रहे हैं उनके चेहरे तक सामने आ रहे हैं। तो ये किस तरह के हम रिजीम के अंदर रह रहे हैं कि आप बात नहीं करते, लोगों को उठा लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल आपको जंगल का कानून नजर आ रहा है, और अगर पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिल रही है, इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ कहीं से कोई रिलीफ मिल रही है, तो वो पाकिस्तान की अदालतें हैं जो सारी अपनी ताकत ड्रॉ करती हैं पाकिस्तान के आइन से। और वो आइन इस वक्त अंडर थ्रेट है, उस आइन के ऊपर हमला किया जा रहा है। आप अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं बदकिस्मती से ये कह रहा हूँ। ये अगर आइन तोड़ने में कामयाब हो गए तो आप देखिएगा कि उसके बाद अदालतों के साथ क्या किया जाएगा, वकला के साथ क्या किया जाएगा और मीडिया के साथ क्या किया जाएगा, सियासी वर्कर्स के साथ तो हो ही रहा है। तो ये तो इस वक्त जो बैटल है वो इमरान खान से बहुत आगे जा चुकी है। इस वक्त तो हर पाकिस्तानी को जो भी आपके पास हुकूक हैं इस वक्त वो उसी आइन से ड्रॉ होते हैं। उस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास बात करने का हक, जमा होने का हक, गुजरने का हक, अपनी हक हलाल की रोजी कमाने का, ये तमाम हुकूक जो हैं ये सब आपको मिलते हैं उस आइन के जरिए। और वो आइन अगर टूट गया, अगर उस आइन की एक शिक तोड़ने में ये कामयाब हो गए तो इसका मतलब उस आइन की हर शिक तोड़ने की इनको इजाजत मिल गई है। इसलिए तो ये तारीखी मोड़ है पाकिस्तान का। और जो लोग पाकिस्तान के
बात समझ गए, उस वक्त 70% पाकिस्तान एक तरफ आके खड़ा हो गया है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तानी समझ गए कि क्या हो रहा है। आखिरी मराहिल हैं, देखते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अदलिया, और मेरी उम्मीद है रियासत पाकिस्तान खड़ी होगी पाकिस्तान की अदलिया के साथ आइन के दिफा के लिए। ये जंग जीतना पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। असद उमर साहब, यहाँ पर कुछ जो काविशें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बहुत कमेंडेबल है। लाइक आप लोगों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर डोजियर दिया, उसके बाद वाइट पेपर जारी किया। इसी तरह से बोल्ड टेलीविजन ने भी अपना डोजियर जारी किया जब हमारे को चेयरमैन शुएब शेख साहब को एबडक्ट किया गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अहाते के अंदर से अगवा किया गया। उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा डालकर उन्हें अदालतों में पेश किया जाता रहा। उन्होंने भी इसके ऊपर एक डोजियर जारी किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसी एक पैरामीटर के ऊपर काम जारी है, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसी तरह से गिरफ्तारियां, भले अमीन गंडापुर को देख लें, बाकी लोगों को देख लें, नहीं रुके, ये अपने काम से नहीं रुके। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए वे आउट क्या होगा अगर ये नहीं होता, और इसी तरह हम देखते रहेंगे 22 करोड़ लोग प्लस मीडिया प्लस आप पॉलिटिशियंस कि हमारी आंखों के सामने ये होता जा रहा है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रूहगर्दानी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कैसे इसको आप वे आउट क्या है? अच्छा, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हो क्या रहा है, सीखने को भी नहीं तैयार हैं। जैसे जैसे जबर बढ़ाते चले जा रहे हैं उतने ज़्यादा गैर मकबूल होते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा आवाम के सामने कमज़ोर होते जा रहे हैं। जितना कमज़ोर ज़्यादा होते हैं, जितना गैर मकबूल ज़्यादा होते हैं, उतना जबर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि विशेष साइकिल के अंदर फंस गए, और ये इसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ से निकलना कैसे है। निकलने का रास्ता बड़ा आसान है, वो रास्ता आइन के ज़रिए है, वो रास्ता जमहूरियत के ज़रिए है, वो रास्ता एक नए इलेक्शन के ज़रिए है। और पाकिस्तान जो इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर घिरा हुआ है, यहाँ से निकलना शुरू कर देगा, और लोगों को जो खदशात हैं और वो सब जो परेशानियां हैं, जैसे आपने जिसका पहले जिक्र किया था, उनसे डील करने के लिए इससे बहुत बेहतर तरीके हैं। ये जिस तरीके से अपनी परेशानियों से ये डील कर रहे हैं, वो अपनी परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं, कमी नहीं कर रहे हैं। वेरी राइट। असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने एक्सक्लूसिवली नेशनल डिबेट के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे राइट्स हैं, हमारा राइट टू स्पीक हमारे पास राइट है, राइट टू एक्सप्रेस हमारे पास राइट है, राइट टू डिग्निटी हमारे पास राइट है, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त देता है। और अगर किसी के पास किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो उसके लिए अदालतें और फिर कानून मौजूद है, उसके तहत ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इस तरह से अगवा, जिस तरह से हमारे मार्केटिंग हेड को कराची में उनके घर के बाहर से अगवा किया गया, ये अफसोसनाक है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।